हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मुयू की वजह से आए हुए कई सारे अबिस हाउंड्स और अबिस डॉग डीमन के सामने की लड़ाई में भी लिन मुयू ही धूम मचाता है और उसे क्लियर होता है कि अबिस की ताकत कितनी है। फिर कई सारे मिलिट्री मेरिट के साथ सिल्वर कैप्टन बन जाता है और अबिस सोल के साथ थैनाटोस साइट अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाकर एक नई स्किल देता है। फिर मिलिट्री फैसिलिटी भी चेक कर लेता है और जब यी के दादाजी आते हैं तो उनको भी कई सारे सवालों के साथ कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ता है कि लिन मुयू के होते हुए यी को कोई खतरा नहीं होगा। फिर जब लिन मुयू और यी डंजन क्लियर करने के बाद बाहर आते हैं तो इस बार एंशिएंट रोम के होली सी का यानी वेटिकन का एक राजकुमार जैसा बंदा सामने आकर यी को प्रपोजल देता है। तो लिन मुयू सामने आकर उसे साफ साफ कह देता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। तो ये सुनकर उस वल्कन वॉरियर का मुंह बिगड़ने लगता है और गुस्सा कंट्रोल करते हुए लिन मुयू का लेवल देखकर कहता है, तुम सिर्फ लेवल 25 ही हो, तो तुमसे ज्यादा लायक तो मुझे होना चाहिए। लेकिन लिन मुयू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहीं पर खड़ा उसकी ओर देखता रहता है। तो वो वल्कन वॉरियर कहता है, कितना ढीठ है। फिर कहता है, तुम्हारा लेवल बहुत कम है, इसलिए तुम्हारा नैरो माइंडेड होना जाहिर सी बात है। फिर एक हाथ आगे करके कहता है, क्या तुम जानते हो मैं अभी कौन सा डंजन क्लियर करने जाने वाला हूँ। फिर जोर से दम लगाकर कहता है, मैं अभी अकेला जाकर आउटसाइड सेंट्री हेल डिफिकल्टी पार करने और वो लेजेंडरी टाइटल पाने वाला हूँ। ब्यूटीफुल लेडी, तुम बस मुझे ये क्लियर करके उस टाइटल को पाने तक वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से एक बार इनवाइट करूंगा। उस वल्कन वॉरियर को इतना कॉन्फिडेंटली ये बात कहता सुनकर लाख कोशिशों के बावजूद भी यी के मुंह से हंसी की आवाज छूट ही जाती है। ये देखकर उस लड़के को सवाल उठता है कि ये कैसा रिएक्शन है और गौर से कंफ्यूजन में देखता रहता है। फिर पीछे मौजूद सभी लोगों में भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और पूछता है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो पहले वाला सिपाही पीछे से बहुत टेंशन में आता है और उस वल्कन वॉरियर को महाराज कहकर पुकारता है। तो वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता है। फिर वो सिपाही पास आकर कान में चुपके से कहता है, वो लेजेंडरी टाइटल ऑलरेडी ले लिया गया है। जो लड़का अभी आपके सामने खड़ा है उसी ने वो लेजेंडरी टाइटल हासिल किया है। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता कि अब क्या कहूँ और क्या करूँ। मुंह बिगड़ता हुआ वहीं पर खड़ा खड़ा लिन मुयू की ओर देखता रहता है और फिर कुछ सोचकर पीछे घोड़ों पर सवार लोगों को आवाज लगाता है और कहता है, तुम सब अभी यहाँ पर आओ। तो वे सभी जल्दी से जल्दी नीचे उतरने लगते हैं और सभी उस वल्कन वॉरियर के साथ सर्कल बनाकर खड़े हो जाते हैं और कुछ डिस्कस करने लगते हैं। फिर उनमें से एक थोड़े टेंशन वाले चेहरे में कहता है, महाराज क्या हम सचमुच ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी सेंशिया की जमीन पर है और यहाँ पर मौजूद ज्यादातर पार्टी सेंशिया की है, तो अगर कुछ हो जाता है तो फिर। तो वो वल्कन वॉरियर पीछे लिन मुयू और यी की ओर देखकर बहुत खराब वाली स्माइल देकर कहता है, हमें बस थोड़ी सी चालाकी करने की जरूरत है। अगर वे मारे भी जाते हैं तो भी सभी को लगेगा कि वे डंजन के अंदर मारे गए। लिन मुयू पीछे उन सभी की ओर देखकर यी को कहता है, उनके बारे में मत सोचो, चलो डंजन क्लियर करना चालू रखते हैं। तो यी कहती है, ठीक है। फिर वे दोनों कारपेट पीछे डंजन गेट के आगे जाते हैं और धीरे धीरे टेलीपोर्ट होने लगते हैं कि तभी वो वल्कन वॉरियर किसी विलन की तरह एक्सप्रेशन देता है, अपने हाथ में एक स्क्रोल निकालकर उसे एक्टिवेट करता है और लिन मुयू और यी की ओर देखता रहता है। नीचे उस स्क्रोल की नोटिफिकेशन आती है कि ये डंजन ट्रैकिंग स्क्रोल है, जिसकी मदद से आप डंजन में एंटर हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं। फिर वो अपने सभी लोगों के साथ डंजन गेट के आगे जाता है और टेलीपोर्ट होने लगता है। तो उन्हें देखकर कोई सवाल उठाता है, कहता है, उसने नहीं कहा था कि वो अकेला डंजन क्लियर करेगा, तो फिर वो अपनी पूरी पार्टी लेकर क्यों जा रहा है। तो कोई और कहता है, हे ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी स्क्रोल इस्तेमाल किया था। डंजन के अंदर लिन मुयू और यी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने उस वल्कन वॉरियर वाली पूरी टीम टेलीपोर्ट होकर आ रही है। तो ये देखकर यी चौंकने लगती है। वो वल्कन वॉरियर यहाँ आकर भी अपनी विलन वाली स्माइल के साथ कहता है, तुमने नहीं सोचा होगा कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, है कि नहीं। इतना कहकर एक और स्क्रोल बाहर निकालता है और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर उसे एक्टिवेट करता है। तो नोटिफिकेशन आती है कि ये टेलीपोर्टेशन सील करने वाला स्क्रोल है और वो कहता है, मैंने सुना है कि तुमने इस डंजन को अकेले क्लियर कर लिया है और वो टाइटल हासिल कर लिया है, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम नहीं मारे जाते तो मुझे वो टाइटल नहीं मिल सकता। ही तुरंत लिन मुयू का दिया हुआ डंजन से बाहर निकलने वाला टेलिस्मैन निकल कर देखती है तो उसमें लाइट नहीं हो रही है। ये देखकर टेंशन के मारे कहती है,
इस टेलीपोर्टेशन सीलिंग स्क्रोल की वजह से हमारा डंजन से बाहर निकलने वाला टेलिस्मैन भी काम नहीं कर रहा है। वो वल्कन वॉरियर पूरा डार्क मोड होकर कहता है, क्या अब तुम लोग मायूस हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है या खौफ महसूस हो रहा है? ये कीमत है एंशिएंट रोम के होली सी को यानी वेटिकन के लोगों को गुस्सा दिलाने की। फिर वो ई को आकर कहता है, घबराओ मत ब्यूटीफुल लेडी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम एक बहुत अच्छा खिलौना बन सकती हो। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मगर लिन मोई को उस वल्कन वॉरियर की ओर देखकर हंसी आ रही है। तो ये देखकर उसे कंफ्यूजन होने लगता है और पूछता है, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? तो लिन मोई थेनाटोस साइड निकालकर अपने गॉडली ऑरा के साथ एक हाथ जेब में डाले खड़ा रहता है और कहता है, अगर मैं स्क्रोल की वजह से यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, बराबर? फिर लिन मोई धीरे धीरे करके स्केलेटन वॉरियर्स को समन करने लगता है। तो ये देखकर वल्कन वॉरियर के साथियों को डर लगने लगता है और पूछते हैं, वो कर क्या रहा है? लिन मोई कहता है, अपने दुश्मन को जानो और अपने आप को जानो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी मौत की और खुद अपने दोनों पैरों पर चलकर आ गए, क्योंकि तुम ना तो मेरा प्रोफेशन जानते हो और ना ही मेरी स्किल्स। तो वो वल्कन वॉरियर स्माइल करके कहता है, और तुम मुझे इन सूखी हड्डियों से मारना चाहते हो? मैं वो हूँ जिसके पास एक लेजेंडरी प्रोफेशन है, एक वल्कन वॉरियर। फिर कहता है, अटैक। तो उसकी स्किल वल्कन बॉडी एक्टिवेट होती है। सारी गोल्डन चीजें रेड हो जाती है और सिल्वर चीजें डार्क, और पूरा फायरी ऑरा से भर जाता है। गोल्डन तलवार आ जाती है और कहता है, ये मेरी स्किल है वल्कन बॉडी। इस स्टेट में मेरे सारे एट्रीब्यूट्स और स्किल की अटैक की पावर 3 गुना बढ़ जाती है। मुझ पर होने वाले घाव 300% कम हो जाते हैं और मुझ पर किसी भी कंट्रोल स्किल की कोई असर नहीं होती है। तुम्हारे सूखे हुए स्केलेटन्स क्या कर सकते हैं इसके सामने? फिर अपनी तलवार ऊपर करके कहता है, महाराज की जय हो। तो पीछे बाकी सभी मेंबर्स भी कहते हैं, जय हो महाराज की। इतना कहते ही उनके अंदर भी कुछ एनर्जी सी उठती है। फिर वो वल्कन वॉरियर अपनी खराब वाली स्माइल देकर रंग बिरंगी एनर्जी से लिपटा हुआ कहता है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। लिन मोई उसकी ओर देखकर मन में कहता है, बिल्कुल जैसा सोचा था लेजेंडरी प्रोफेशन के बारे में, वे स्किल इफेक्ट वाकई काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर उस वल्कन वॉरियर को कहता है, लेकिन तुम्हारी पार्टी के दूसरे लोगों के पास वे सारी स्किल्स नहीं है, क्या है? फिर कहता है, स्लो कर्स। तो स्किल के एक्टिवेट होने के साथ ही उस वल्कन वॉरियर को छोड़कर उसके पीछे खड़े उसके सभी मेंबर स्लो कर्स के लाल जंजीरों में बंध जाते हैं। और फिर कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स उन सभी मेंबर्स की ओर जाते हैं। तो उनमें से कोई कहता है, ये तो एक श्राप है, सपोर्ट जल्दी करो, इससे बाहर निकालो। तो कोई और कहता है, जल्दी करो, वे आ रहे हैं। वो वल्कन वॉरियर जाकर स्केलेटन्स को रोकने के लिए एक स्केलेटन पर अपनी गोल्डन तलवार से हमला करता है और कहता है, कमीने। लेकिन स्केलेटन उसके वार को आसानी से रोक लेता है। तो उसे बहुत आश्चर्य होता है और मन में कहता है, इम्पॉसिबल, ये स्केलेटन इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? और वह सामने उस वल्कन वॉरियर की टीम के एक टैंक को जाकर स्केलेटन वॉरियर का हमला पड़ता है तो उसकी शील्ड में क्रैक पड़ने लगते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और तुरंत ही स्केलेटन की तलवार उस शील्ड को 2 हिस्सों में बांटकर पीछे मौजूद टैंक को इतनी जोर से लगती है कि वो पूरा पीछे उड़ने लगता है और कहता है, क्या ये किस तरह की ताकत है? ये देखकर सभी टीम मेंबर्स में स्केलेटन को देखकर खौफ बैठ जाता है और पीछे होने लगते हैं। डर के मारे आगे वाला कहता है, सब कुछ खत्म हो गया। तो दूसरा पीछे जाते हुए पूछता है, क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं? पीछे की ऐसी हालत देखकर वल्कन वॉरियर को टेंशन के मारे पसीने छूटने लगते हैं। सभी स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेज के हमले धीरे धीरे करके सभी टीम मेंबर्स को घेर कर उन सभी को खत्म कर देते हैं। तो लिन मोई स्माइल करके उस वल्कन वॉरियर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब सिर्फ एक पागल बाकी बचा, कितना आसान है ना? तो वो वल्कन वॉरियर और गुस्सा होकर और जलने लगता है और लिन मोई को कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। बिल्कुल अबिस डॉग डीमन की तरह कर रहा है कि नहीं? खैर, तो लिन मोई अपना थेनाटोस साइड आगे करता है और स्माइल करके कहता है, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस ढूंढ ही रहा था कि मैं अपनी नई स्किल कहाँ पर इस्तेमाल करूं और तुम आ गए। लिन मोई थेनाटोस साइड की स्किल एवोकेशन का इस्तेमाल करता है और उसमें कुछ आत्मा सी आने लगती है। फिर एक काली परछाइयों से भरा हुआ फटा टूटा पंख खुलता है
और हेल्थ सेंट्री आउटपोस्ट गार्डियन का पूरा स्केलेटन सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके आगे वो वल्कन वॉरियर एक पिद्दी से चूहे के जितना दिखाई देता है। लिन मोयू उसे कहता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम अकेले डंजन क्लियर करने वाले हो? तो फिर ये लो, लड़कर दिखाओ तो जरा बॉस से अकेले। बॉस को देखकर वल्कन वॉरियर के पसीने छूट जाते हैं। डर के मारे आंखें छोटी और मुंह खुला रह जाता है। पूछता है, वो है ड्रैगन गार्डियन? ये कैसे हो सकता है? तुम हेल्थ डिफिकल्टी बॉस को कैसे समन कर सकते हो? ये बॉस भी बाकी सभी स्केलेटन की तरह डेडली स्माइल देता है और अपने बड़े से हथियार के साथ आगे आकर वल्कन वॉरियर पर हमला करने जाता है। तो वो वल्कन वॉरियर भी तैयार रहता है और अपनी गोल्डन तलवार से बॉस के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही उस वार की वजह से बुलेट ट्रेन की तरह पूरी रफ्तार से जाकर पीछे मौजूद चट्टानों से टकरा जाता है और उसकी वजह से अब उसकी आंखें लाल हो गई है और बाल वापस येलो हो गए हैं। टेंशन के मारे कहता है, वल्कन बॉडी सिर्फ एक ही बार में तबाह हो गई? क्या हेल डिफिकल्टी में मौजूद बॉस की ताकत इतनी ज्यादा होती है? फिर बॉस बिल्कुल डार्क डेविल मौत के दूत की तरह डरावने एक्सप्रेशन के साथ वल्कन वॉरियर के आगे अपना हथियार उठाकर खड़ा रहता है उस पर हमला करने के लिए। तो ये देखकर वो वल्कन वॉरियर बहुत डर जाता है और पीछे सरकने लगता है और फिर लिन मोयू को धमकियां देकर डराने की कोशिश करता है। कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं ऊपर वाले का होली सन हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम मारे जाओगे। तो इस बार लिन मोयू खुद डार्क डेविल मौत का देवता बनकर बहुत डरावने एक्सप्रेशन में कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। भाई ये बहुत डरावना लग रहा है। और फिर हेल्थ सेंट्री आउटपोस्ट बॉस अपना हथियार नीचे वल्कन वॉरियर के सिर पर दे मारता है और उसके हमले के नीचे ब्लास्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। उस वल्कन वॉरियर के मरने के बाद उसके पहने हुए इक्विपमेंट वहीं पर पड़े रह जाते हैं। तो ये उनमें से एक उठाकर कहती है, मैंने आशा भी नहीं की थी कि उस कुत्ते की दुम, जिसे सिर्फ दूसरों की और नीची नज़र से देखना ही आता है, उसे मरते वक्त जान की भीख मांगना भी आता होगा। फिर थोड़े स्माइल के साथ लिन मोयू को कहती है, लेकिन वो एंशिएंट रोम के वेटिकन से है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो लिन मोयू कहता है, नहीं। ये लिन मोयू की ओर गहरी आंखों से देखती रहती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं और ये लिन मोयू से पूछती है, वैसे हम इस वल्कन सेट इक्विपमेंट का क्या करें? तो लिन मोयू जवाब देता है, कहता है, अभी के लिए उसे पास रखते हैं और डंजन क्लियर करना चालू रखते हैं। तो ये कहती है, ठीक है। वहाँ वल्कन के हेडक्वार्टर की जगह पर चौराहे जैसी जगह में कई सारे लोग एक मूर्ति के आसपास खड़े हैं। अचानक उस मूर्ति की तलवार पर तेज रोशनी होने लगती है और एक प्रेशर जैसा क्रिएट होता है। तो उनमें से कोई एक कहता है, ये तो रूटगर मारा गया, जल्दी करो, कोई जाकर पोपे को न्यूज़ दो। तभी वहाँ उस बागीचे में गॉड बाय बैठे बैठे चाय पी रहे हैं और प्रिंसिपल को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, यो तुम यहाँ पर, कितनी दुर्लभ बात है ये। लेकिन तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? प्रिंसिपल दादाजी बहुत गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ रखकर बैठते हैं और कहते हैं, ओल्ड बाय, तुमने क्यों मेरी पोती को यूएन बैटलफील्ड पर जाने का टास्क दिया? मेरी बात का सही सही जवाब देना। क्या तुमने उस लड़के को कहा था कि मेरी पोती के साथ फ्लर्ट करे? ये सुनकर मैंग आनमन हंसते हैं और गॉड बाय बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग करते हैं। कहते हैं, कितनी बेतुकी बात है ये। लिन मोयू बहुत सेंसिबल और एक आउटस्टैंडिंग इंसान है, वो क्यों किसी से फ्लर्ट करने जैसे रास्ते पर जाएगा? फिर दादाजी चाय पीते पीते गॉड बाय से पूछते हैं, वो लड़का दावा कर रहा था कि वो यी को हेल डिफिकल्टी पार करवा सकता है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो गॉड बाय कहते हैं, वे जब वापस आएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। वहाँ अबिस में ड्रैगन फ्रंटलाइन डंजन के बाहर फिर से टेलीपोर्टेशन वाली लाइट दिखाई देती है और वहाँ इस बार और कोई मुसीबत नहीं मौजूद है। लिन मोयू और यी डंजन क्लियर करने के बाद बाहर आए हैं, जहाँ अब लिन मोयू लेवल 26 और यी लेवल 23 हो गई है। दोनों अपने अपने कूलडाउन टेलिस्मैन की ओर देख रहे हैं। यी कहती है, मेरे कूलडाउन टेलिस्मैन को वापस चार्ज करने की ज़रूरत है, तो मैं अब वापस जाकर अपना टास्क सबमिट करने के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? तो लिन मोयू कहता है, मैं भी अब वापस जाने वाला हूँ, क्योंकि अब कंपटीशन नज़दीक जो आ रहा है। इस समय का इस्तेमाल मैं अपने इक्विपमेंट बेचने के लिए भी कर सकता हूँ। फिर वापस से कई दिनों के बाद एकेडमी के गेट वाला वो पत्थर दिखता है जो हमने पहली बार रात के अंधेरे में देखा था, लेकिन दिन के उजाले में ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है।
लिन मोयू वापस वहाँ ट्रेडिंग सेंटर में जाता है और अब तक हासिल किए सारे इक्विपमेंट बेचने के लिए देता है। तो सामने रिसेप्शनिस्ट कहता है, इन सब का टोटल करके 2 करोड़ होता है, क्या ये ठीक है? तो लिन मोयू कहता है हाँ। फिर लिन मोयू वहां से मुड़कर वापस जाने लगता है तो उसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट मन में कहता है, वो ये सारे इक्विपमेंट हेल डिफिकल्टी से है, ये बड़ा आदमी है कौन? फिर बाहर आकर लिन मोयू गॉड बाय को कॉल करता है तो गॉड बाय सब कुछ जानते तो है, फिर भी पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों चले आए? लिन मोयू कहता है, मैंने मेरा टास्क खत्म कर लिया। तो गॉड बाय एक्टिंग करते हुए पूछते हैं, इतनी जल्दी हो गया, जल्दी से जल्दी यहाँ पर चले आओ। तो लिन मोयू जब उस बागीचे वाली जगह पर आ रहा होता है तो गॉड बाय दूर से ही उसकी नोटिफिकेशन देखते हैं और मन में कहते हैं, वो लेवल 26 तक पहुंच भी गया। गॉड बाय लिन मोयू को पूछते हैं, तुमने इतनी जल्दी अपना लेवल कैसे बढ़ाया? तो लिन मोयू जवाब में कहता है, मैं बिना रुके डंजन क्लियर किए जा रहा था इसलिए। तो गॉड बाय कहते हैं, ये सच नहीं है, अगर तुम अकेले भी नाइटमेयर डिफिकल्टी क्लियर कर रहे थे फिर भी इतनी जल्दी लेवल अप नहीं हो सकता। तो लिन मोयू थोड़ा सा बात छुपाता हूँ वैसे जवाब देता है, कहता है, मैं हेल डिफिकल्टी क्लियर कर रहा था और वो भी किसी और के साथ। तो मैंग आनमैन हंसकर कहते हैं, मैंने नहीं कहा था कि ये हेल डिफिकल्टी अकेले क्लियर कर सकता है, और संभावना है कि वो कोई और ओल्ड निंग की लाडली पोती है। तो ये सुनकर लिन मोयू अपना सिर खुजाता हुआ नीचे देखने लगता है, शायद सोच रहा होगा कि इन्हें कैसे पता चल गया। लेकिन गॉड बाय अभी भी अपने कैरेक्टर में रहते हैं और स्ट्रेट फेस में कहते हैं, तो इसका मतलब है वो टाइटल। तो लिन मोयू तुरंत अपना ड्रैगन वॉर किंग वाला टाइटल दिखाता है और कहता है, मैंने वो पा लिया। गॉड बाय उस टाइटल की नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें लिखा है कि सारे एट्रीब्यूट्स में 500 की बढ़ोतरी और स्किल में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी में 50% की कमी। फिर गॉड बाय स्माइल करके लिन मोयू के ऊपर से प्रेशर कम कर देते हैं और कहते हैं, गुड, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया, कूलडाउन टेलिस्मैन पूरा खत्म हो गया होगा, है ना? तो लिन मोयू टास्क की सारी चीजें कूलडाउन टेलिस्मैन के साथ नीचे टेबल पर रख देता है और कहता है, गॉड बाय मुझे कोई एल्केमिस्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे आपको ही तकलीफ देनी पड़ेगी। तो गॉड बाय कहते हैं, कूलडाउन टेलिस्मैन को चार्ज करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जबकि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब ये चार्ज हो जाए तब मैं तुम्हें बता दूंगा। तो लिन मोयू कहता है, थैंक यू वेरी मच। फिर गॉड बाय आगे पूछते हैं, कहते हैं, वैसे तुमने कंपटीशन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो लिन मोयू कहता है, हाँ। गॉड बाय कहते हैं, कंपटीशन हर 5 सालों में एक बार होता है और इस बार ये कंपटीशन हमारी सेंसिया एम्पायर में होने वाला है। कंपटीशन 10 दिनों में होगा। फिर आगे टेंस फेस के साथ लिन मोयू को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, ना मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन में हिस्सा लो, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम चैंपियन बनो। तो लिन मोयू सामने बिना किसी डर, हिचकिचाहट या ज्यादा सोचे बिना कहता है, ठीक है। फिर लिन मोयू टेबल पर वल्कन वॉरियर का वो आर्मर निकाल कर रखता है और गॉड बाय को कहता है, प्लीज इसको भी देख लेना जरा। तो गॉड बाय पूछते हैं, एंशिएंट रूम का वल्कन सेट इक्विपमेंट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंग आनमैन लिन मोयू की ओर देखकर कहते हैं, मैंने सुना था कि वल्कन सेट इक्विपमेंट वल्कन नाइट को पिछले हफ्ते ही दिया गया था, अब ये मत कहना कि तुमने उसे। तो लिन मोयू कहता है, उन लोगों ने सबसे पहले हमको डंजन के अंदर मार गिराने की कोशिश की थी। इतना कहकर उसके और यी के साथ हुई सारी घटना बता देता है। तो ये सुनकर पहली बार हंसी खुशी से रहने वाले मैंग आनमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। पूरा डार्क मोड में चमकती हुई आंखों से कहते हैं, वेटिकन। फिर बहुत सारी फोर्स रिलीज करके कहते हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि सेंसिया की जमीन पर आकर हमारे स्टूडेंट को छूने की कोशिश की। मैंने सुना है कि वेटिकन के पास अपने लोगों को वापस से जिंदा करने का तरीका है, यानी हो सकता है कि वो चूहा अभी भी जिंदा है। तभी गॉड बाय कहते हैं, एक मिनट रुको ओल्ड मैन, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनकर मैंग आनमैन खुद थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और उनका सारा प्रेशर चला जाता है। खुद लिन मोयू भी कंफ्यूजन में पड़ा है कि ये अभी क्या था। गॉड बाय उस वल्कन वॉरियर के इक्विपमेंट सेट को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, इतना काफी है, अब तुम वापस जा सकते हो, इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। ऐसा लगता है कि मेरे इतने सालों तक कुछ ना करने की वजह से मेरे दूसरे टाइटल लोग भूल गए हैं। और फिर हमें दिखता है गॉड बाय का वो रूप जब वे इतने शांत और मजाक मस्ती करने वाले नहीं हुआ करते थे। लिन मोयू उसे सोचकर अपने मन में कहता है, गॉड बाय को सेंसिया का नरसंहार करने वाला देवता भी कहा जाता है। मैंने सुना था कि गॉड बाय एक बार अकेले
कंट्री एच में घुस गए थे और वहां के टॉप 3 ताकतवर प्लेयर्स में से 2 को मार डाला था। लगभग पूरी कंट्री को अकेले तबाह करने की उपलब्धि हासिल की थी। लिन मुयू फिर जाने से पहले एक बार झुककर नमस्ते करता है। गॉड बाय मन में कहते हैं, मैं ये अकेला नहीं कर सकता, मुझे ओल्ड निंग को भी साथ ले जाने की आवश्यकता है। और मैंग आनवन को कहते हैं, ओल्ड मैंग, मुझे टायरेंट नेकलेस और इस कूलडाउन टेलिस्मैन को चार्ज करने के लिए तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। तो मैंग आनवन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे कहते हैं, जिस पल से उस वेटिकन के बंदे ने ओल्ड निंग की पोती से ऐसा बर्ताव करने का दुस्साहस किया, उसी पल से उनकी लुटिया डूब चुकी है। वह एंशिएंट रोम में कहीं पर अचानक सूरज बहुत तेज रोशनी के साथ जलने लगता है, तो वहां मौजूद कोई सवालों से भरी नजरों से उस ओर देखता है, तो उसकी डर से गहरी हुई आंखों में जलता हुआ सूरज साफ साफ दिखाई देता है और वो वेटिकन सिटी के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद है, ज्यादा दूर नहीं है। ये देखकर कोई कहता है, हे भगवान, ये क्या है? दूसरा कहता है, ये बहुत खतरनाक है, क्या ये किसी डिवाइन मेज का मैजिक है? तो कोई और पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये आपके देवता वल्कन का भेजा हुआ कोई हो? उनमें से एक बंदा ऊपर की ओर उंगली पॉइंट करके कहता है, वहां कोई मौजूद है। तो ये देखकर एक सीनियर इंसान कहता है, दुश्मन जो हवा में उड़ सकते हैं, वे ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने अपना तीसरा जॉब चेंज पार कर लिया है, जल्दी से पोपे को इन्फॉर्म करो। वहाँ गॉड बाय और निंग टायरेंट मौजूद है। जहाँ गॉड बाय तो थोड़ा कंट्रोल में खड़े हैं, लेकिन दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा है और चिल्ला चिल्ला कर किसी को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, गो बैक, बहारा, अभी क्या अभी, गो बैक, बहारा, अभी क्या अभी। दादाजी का ऐसा गुस्सेल आग के गोले के साथ स्वरूप देखकर वहां मौजूद सभी को अपना अंत नजदीक दिखने लगता है। कोई कहता है, नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो दूसरा कहता है, पोपे कहाँ पर है? फिर जब 4 परछाइयां बहुत स्पीड के साथ ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं, तो उन्हें देखकर सभी को थोड़ी आशा जगती है। कोई कहता है, पोपे आ गए हैं। तो दूसरा कहता है, एल्डर भी यहाँ आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा, है ना? ये बूढ़े दादाजी एंशिएंट रोम के पोपे हैं और उनका नाम गूबेट है। पोपे शायद कोई पोजीशन होनी चाहिए। वे दादाजी बहुत गुस्से में आकर कहते हैं, कौन मुझे ढूंढ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेटिकन से उलझने की? क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन जैसे ही वे पोपे गुस्से में दिमाग से पर्पल ऑरा निकाल रहे दादाजी को देखते हैं, तो शौक के मारे चिपक जाते हैं और मन में कहते हैं, निंग टायरेंट, शेंशिया एम्पायर का डिवाइन लेवल प्रोफेशन। फिर जब उनके पास खड़े गॉड बाय की ओर ध्यान जाता है, तो डर के मारे आंखें चौड़ी और मुंह पर पसीना आ जाता है और कहते हैं, शेंशिया का नरसंहार करने वाला देवता, क्यों ये भी यहाँ क्यों मौजूद है? क्या वे यहाँ वेटिकन को तबाह करने के लिए आए हैं? फिर डरते डरते कांपते कांपते पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया कि आपको खुद यहाँ पर आना पड़ा? अगर वेटिकन ने किसी तरह से आपको नाराज किया है, तो हम पक्का उसकी भरपाई करेंगे। ये देखकर नीचे मौजूद लोगों में से बीच वाला लड़का कहता है, पोपे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो पास खड़ी लड़की घबरा कर कहती है, अब ये मत कहना कि हम सचमुच यहाँ मरने वाले हैं। वह अपने दादाजी डार्क एक्सप्रेशन में भारी आवाज के साथ कहते हैं, जाकर उस रुटगर बंदे को बोल, अब भी के अब भी बाहर आए। तो वे पोपे तुरंत पीछे मुड़कर वहां मौजूद एल्डर को कहते हैं, जाओ और रुटगर को तुरंत यहाँ पर ले आओ। तो वे सिर झुकाकर कहते हैं, जी हाँ। पोपे फिर मन में कहते हैं, रुटगर हमारे वल्कन महल का होली सन है, हमें जितना हो सके उतना उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर पसीने के साथ आंखें बंद करके स्माइल करते हैं और पूछते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ रुटगर ने क्या करके आप लोगों को नाराज किया है? तो दादाजी स्ट्रेट लुक में हाथ मोड़कर कहते हैं, उसने मुझे नाराज नहीं किया। फिर गॉड बाय भी डरावने लुक में कहते हैं, उसने मुझे भी नाराज नहीं किया है। फिर दोनों अपना फुल डार्क मोड ऑन करके जवाब देते हैं। दादाजी कहते हैं, उसने मेरी लाडली पोती को नाराज किया है। और गॉड बाय कहते हैं, उसने मेरे मनपसंद डिसाइपल को नाराज किया है। ये सुनकर पोपे के होश पोपट बनकर उड़ जाते हैं और अब और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और मन में कहते हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया। ये तो मेरे सामने मौजूद दोनों लोगों को नाराज करने से भी ज्यादा बुरा है। वो कमीना रुटगर, उसने किया क्या है? फिर वहां नीचे वे एल्डर रुटगर को लेकर बाहर आते हैं, तो वो पट्टियों में लिपटा हुआ धीरे धीरे करके चलता हुआ बाहर आता है।
और जब ऊपर की ओर आग के गोले को देखता है तो डर के मारे बहुत पसीना पसीना हो जाता है और कहता है क्या वे गॉड वल्कन के भेजे हुए लोग हैं। फिर ऊपर की ओर से एक फोर्स आती है और वो फोर्स रुडगर को ऊपर की ओर खींचने लगती है। तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। पॉपे रुडगर को अपने पास खींचकर एक हाथ से उसको पकड़ कर खड़े रहते हैं और कहते हैं ये रहा रुडगर, वो 2 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा गया था और आज ही वापस जिंदा हुआ है। तो दादाजी एक हाथ रुडगर की ओर करते हैं और अपनी एक स्किल स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करके रुडगर को सवाल करते हैं। कहते हैं तो वो तुम ही थे जिसने मेरी पोती को खिलौना कहा था। तो दादाजी की स्किल की वजह से रुडगर के दिमाग पर एक प्रेशर सा क्रिएट होता है और उसकी नजरें धुंधलाने लगती है। वो भूल जाता है कि वो अभी किसके सामने खड़ा है और क्या बोल रहा है। वो अपने दादाजी के सवाल का उसके दिमाग में जो जवाब मौजूद है वो साफ साफ कह देता है। कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार ही डालूंगा। उसका टाइटल और लड़की दोनों मेरे हैं। मैं उसे मेरा खिलौना बनाऊंगा और मैं उसे पूरा मेरे अधीन होकर जीने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर पॉपे को अपनी आती हुई बुरी किस्मत साफ साफ दिखाई देने लगती है और रुडगर की ओर देखकर मन में कहते हैं अरे नहीं। फिर एक आखिरी कोशिश करते हुए कहते हैं वो मेरे मालिक। लेकिन जैसे ही गॉड बॉय का बिगड़ा हुआ चेहरा देखते हैं तो वहीं पर चुप होकर रुक जाते हैं। दादाजी कहते हैं अगर वो मरने के बाद वापस जिंदा हो सकता है तो मतलब वेटिकन के डिवाइन स्टैच्यू में उसका स्टिग्मा मौजूद है, बराबर। तो चलो देखते हैं क्या तुम स्टैच्यू के बिना भी उसे वापस जिंदा कर सकते हो। फिर दादाजी अपना हमला आगे भेजते हैं तो रुडगर आग के नीचे से कहता है मुझे बचाओ। लेकिन पॉपे तो खुद वहां से पीछे मुड़कर भागने लगते हैं और बाकी सभी एल्डर्स और नीचे मौजूद सभी लोगों को सूचना देते हुए कहते हैं सभी यहाँ से दूर चले जाओ। रुडगर अपनी सिचुएशन ठीक से समझ पाया नहीं लगता और हंसता हुआ कहता है हा तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं वापस से जिंदा हो जाऊंगा, मैं फिर से। इतना कहते कहते रुडगर आग की लपटों में राख बनकर हवा में ही उड़ जाता है। लेकिन वो हमला वहीं पर नहीं रुकता और नीचे की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो नीचे सभी लोगों में डर के मारे भगदड़ मच जाती है। सभी चिल्लाते हैं भागो भागो। वो हमला जाकर उस पीछे मौजूद बिल्डिंग पर पड़ता है और उसे पूरा चूरा चूरा कर देता है। वहाँ पोपे अभी भी हवा में मौजूद है और नीचे अपने उस स्टैच्यू की बिगड़ी हुई हालत डर और आश्चर्य में देखते रहते हैं। गॉड बॉय और दादाजी पीछे मुड़कर वापस लौटने लगते हैं और जाते जाते गॉड बॉय कहते हैं अगर ये फिर से हुआ तो एंशिएंट रोम को मैं अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। वहाँ मौजूद एल्डर कुछ कहने जाते हैं। कहते हैं पोपे। तो पोपे राहत की सांस छोड़ते हैं और कहते हैं हमें खुश होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। उनके गुस्से के सामने तो ये ऑलरेडी एक रहम ही है कि उन्होंने हम सभी को नहीं मार डाला। कंट्री एज के साथ जो हुआ था उसके बारे में सोचो, कितने सारे लोग मारे गए थे उस दिन। ये सब कुछ कमीने रुडगर की वजह से है। अगर वो ना होता तो आज वेटिकन इतने बुरे समय से नहीं गुजर रहा होता। तो एक एल्डर कहते हैं स्टैच्यू तबाह हो गया है और हमारे वेटिकन ने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। हमें शायद भविष्य में थोड़ा छुप कर रहने की जरूरत पड़े। तो पोपे कहते हैं मुसीबत में जिंदा रहना ही ऑलरेडी बहुत बड़े भाग्य की बात है। अपने गॉड बॉय और दादाजी फिर वापस टेलीपोर्ट होकर वही अपने बगीचे वाली जगह पर वापस लौट आते हैं। फिर जब टेबल पर जाकर बैठते हैं तो गॉड बॉय फिर से अपने मजाकिया अंदाज में लौट आते हैं और अपने दादाजी को कहते हैं ओल्डनिंग, तुम कब से इतने अच्छे स्वभाव वाले बन गए हो? क्या तुमने तुम्हारी पोती को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर लिया था क्या? तो दादाजी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम भी सेम टू सेम नहीं हो? अगर ये पहले की बात होती तो तुमने पूरा वेटिकन जला दिया होता। तो गॉड बॉय चाय पीते पीते कहते हैं जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो तुम्हें ज्यादा भलाई इकट्ठी करनी चाहिए और किलिंग कम करनी चाहिए। गुनाहगार ऑलरेडी मारा गया है और फिर बाकी बचे लोगों को चाहे मारो या ना मारो सब एक समान ही है। तो मैंग आनवन चाय पीते पीते गॉड बॉय की पोल खोल देते हैं और कहते हैं क्या तुम सिर्फ उन्हें इसलिए जिंदा नहीं रखना चाहते ताकि ज्यादा अबिस मॉन्स्टर्स मारे जा सके? फिर मैंग आनवन स्पीड में अपना हाथ स्विंग करते हैं और कहते हैं मैंने उसे चार्ज कर लिया। तो गॉड बॉय कूलडाउन टेलिस्मैन कैच करके आश्चर्य में पूछते हैं इतनी जल्दी? तभी दादाजी भी अपना टेलिस्मैन बाहर निकालते हैं और मैंग आनवन को देते हुए कहते हैं ओल्ड मैन जरा मेरी भी मदद करना इसे चार्ज करने में।
तो मैंग आनवन थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को ये पहले ही साथ में दे देना चाहिए था, समझे। तो निंग डायरन थोड़ा सा नाजुक होकर सिर खुजाते हुए कहते हैं हम भूल गए। फिर कुछ दिनों बाद हवा में कई सारे बलून पूरी शेंशिया में एक लंबी लाल रिबन शो करते हुए उड़ते हैं, जिसमें लिखा है 100वां प्रोफेशनल ग्रेट टूर्नामेंट। वहाँ लिन मोयू सवेरे सवेरे तैयार होकर कहीं पर खड़ा खड़ा अपने कम्युनिकेटिंग डिवाइस में कुछ कर रहा है और मन में कहता है टूर्नामेंट के लिए साइन अप करने का समय हो गया है। ये टूर्नामेंट 3 भागों में बांटा गया है, टीम, अकेले और चैलेंज वाले कंपटीशन। कंपटीशन में बंटवारा 10 लेवल के ग्रुप का होता है, यानी मैं जिस ग्रुप में होने वाला हूँ वो लेवल 20 से लेवल 29 का ग्रुप है। चैंपियनशिप के इनाम भी काफी अच्छे हैं। लेवल 40 से नीचे के कंपटीशन में हर ग्रुप के चैंपियन बिगनर फ्लैश स्किल स्क्रोल या बिगनर मैजिक पोशन और 5 करोड़ गोल्ड कॉइन पा सकता है, जिसमें बिगनर फ्लैश स्किल स्क्रोल की नोटिफिकेशन दिखाती है कि इसके इस्तेमाल से 100% तय है कि आपको एक ऐसी स्किल मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं सीखी है। और अकेले लड़ाई के चैंपियन बिगनर मैजिक पोशन पा सकता है, जिसमें बिगनर मैजिक पोशन की नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसके इस्तेमाल से सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए 200 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। फिर लिन मोयू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है लेकिन चैलेंज कंपटीशन के नियम और इनाम अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कैसे रिवॉर्ड होंगे, लेकिन उनका इतना सीक्रेट रखना ये साबित करता है कि उनके इनाम पक्का बहुत अच्छे होंगे। फिर लिन मोयू सोचता हुआ अपने पूरी सिस्टम पैनल देखता है, जिसमें लिखा है नाम लिन मोयू, क्लास नेक्रोमेंसर यूनिक, लेवल 26, टाइटल ड्रैगन वॉर किंग, स्ट्रेंथ, फिजिक और एजिलिटी 480 प्लस 500, स्पिरिट 2500 प्लस 3000, इक्विपमेंट थेनाटोस साइट, लेवल 26, स्पिरिचुअल पावर प्लस 3000, मैक्सिमम लेवल है। आगे अनलॉक करने के लिए सेट के दूसरे इक्विपमेंट इकट्ठा करने होंगे। स्किल डेथ लैंग्वेज, समनिंग सोल, समनिंग स्पेस 260 में से 250 भरे हुए हैं, जिसमें स्केलेटन वॉरियर्स 150 और स्केलेटन मेज 100। टैलेंट ओवरऑल ब्लेसिंग 10 गुना। पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर। एक्टिव स्किल सोल ब्लेज लेवल 26, समन स्केलेटन वॉरियर लेवल 26, कोर्स एक्सप्लोजन लेवल 3, स्लोकर्स लेवल 26, स्केलेटन आर्मर लेवल 26, समन स्केलेटन मेज लेवल 26। फिर लिन मोयू स्केलेटन वॉरियर और स्केलेटन मेज के स्टेट्स देखता है, तो उसमें सिल्वर ग्रेड स्केलेटन वॉरियर लेवल 26, उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और फिजिक सब कुछ 7000 और स्किल रेज स्ट्राइक। फिर सिल्वर ग्रेड स्केलेटन मेज लेवल 26, उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिक 2600, लेकिन स्पिरिट 10400। लिन मोयू ऐसे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि तभी वहां पर अपने एग्जाम वाले तीनों फ्रेंड आ जाते हैं और शियासुए आवाज लगाकर कहती है मोयू। फिर पूछती है क्या तुम भी कंपटीशन के लिए नाम लिखवा रहे हो? तो मोयू कहता है हाँ, और फिर पूछता है क्या तुम 3 लोगों की टीम के तौर पर ज्वाइन हो रहे हो? तो शियासुए कहती है या हमने पहले तुम्हें भी इनवाइट करने के बारे में सोचा था, लेकिन आखिरी बार की ओपनिंग सेरेमनी के वक्त ही तुम ऑलरेडी लेवल 22 तक पहुंच गए थे, तो अब हम सेम लेवल के ग्रुप में नहीं रहे। तो पास खड़ी जुओ में उत्सुकता से पूछती है लिन मोयू तुम अभी कौन से लेवल पर मौजूद हो? तो लिन मोयू उसकी ओर देखकर बिना एक्सप्रेशन के कहता है लेवल 26। ये सुनकर अभी भी लेवल 17 पर मौजूद तीनों लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। जुओ में तो पूरी पत्थर की मूर्ति बनकर टूटने लगती है। फेंग शू के सिर पर बड़ा लाल अक्षरों में लेवल 26 लिखा हुआ आकर गिरता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। और शियाशुए के दिल में लेवल 26 लिखा हुआ तीर जाकर ऐसा लगता है कि उसके मुंह से सफेद खून निकलने लगता है और सभी एक साथ कहते हैं लेवल 26। फिर सभी होश में वापस लौट आते हैं और सबके अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। शियाशुए आश्चर्य में मुंह पर हाथ रखकर पूछती है इतनी जल्दी? तो जुओ में कहती है एक लड़के को इतना तेज होना ही चाहिए। ये सुनकर फेंग शू उसकी ओर देखता है और पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो जुओ में उसकी ओर देखती है और कहती है तुम जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है। तो फेंग शू भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी वह पीछे से यी अपने नॉर्मल कपड़ों में आती है और हाथ ऊपर करके लिन मोयू को बुलाने के लिए उसका नाम पुकारती है। तो वहां मौजूद तीनों का ध्यान पीछे यी की ओर जाता है।
शियाशुए उसकी ओर देखते हुए कहती है ये। तो यी वहां आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है मैं मोयू की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम निंग यी है, लेवल 25 असैसिन। ये सुनकर शियाशुए को एक और झटका लगता है और कहती है तुम लेवल 25 हो। और मन में कहती है मैंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी यहाँ मौजूद होगा जो लिन मोयू की जितनी ही जल्दी लेवल अप करता होगा। तो ये अपना सिर खुजाते हुए थोड़ा स्माइल करके कहती है ये सारा मोयू की बदौलत ही हुआ है जिसने मुझे डंजन क्लियर करवाए। तो ये सुनकर शियाशुए को थोड़ी सी शांति होती है और कहती है ओह अच्छा ऐसा है। फिर मन में कहती है तभी मैं सोचूं वो इतने लेवल तक कैसे पहुंची। फिर तीनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले शियाशुए कहती है मैं शियाशुए हूँ और मोयू मेरा हाई स्कूल का फ्रेंड है, लेवल 17 एलिमेंटल मेज। पीछे जुओ में और फेंगशू स्माइल करके कहते हैं जुओ में लेवल 17 लॉरकर, फेंगशू लेवल 17 होली सोर्समैन। फिर यी और शियाशुए दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तो उनको देखकर पीछे खड़ी जुओ में कहती है ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होना भी मुश्किल या ला सकता है। तो फेंगशू कहता है मैं भी सहमत हूँ। फिर थोड़ी देर में वे तीनों पीछे मुड़कर जाने लगते हैं और शियाशुए पीछे देखकर बाय करती हुई हाथ ऊपर करती है और कहती है हम अब टीम के लिए साथी ढूंढने जा रहे हैं, तुमसे अगली बार मिलेंगे। तो लिन मोयू उनकी ओर देखता है और पीछे से आवाज लगाकर कहता है अगर तुम्हें टायरेंट डेजर्ट क्लियर करना हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। पीछे यी लिन मोयू की ओर देखती रहती है और शियाशुए के बारे में सोचकर कहती है हाई स्कूल फ्रेंड। फिर अपने डाउट क्लियर करने के लिए थोड़े मजाकिया अंदाज में पूछती है तुम शियाशुए के काफी करीब हो है कि नहीं। तो लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है हम हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो फिर यी लिन मोयू की ओर पिट करके थोड़ी आगे निकलने लगती है और कहती है तुम कितने ढीठ हो, अगर मेरे पास इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां होती तो मैं पक्का उनके पीछे जाती। ये सुनकर लिन मोयू थोड़ा सोच में पड़ जाता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी सामने से आ रहे तीनों लोगों में से डुआन गाओ स्माइल करता हुआ हाथ ऊपर करके कहता है यी मोयू। तो उनकी ओर ध्यान जाने पर यी पूछती है सिस्टर टाओ क्या आप भी यहाँ पर नाम लिखवाने के लिए आए हैं। वहाँ हमारे रिमाइंडर के लिए उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि डुआन गाओ लेवल 21 प्रोफेट है, जियांग टाओ टाओ एक लेवल 24 एल्स नाइट है और पीछे मौजूद मियाओ यू एक लेवल 21 एल्डर है। यानी लिन मोयू अब लेवल में इन सबको भी पार कर चुका है। टाओ टाओ आकर यी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है बेशक जो टूर्नामेंट 5 सालों में एक बार आता हो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यी सामने पूछती है क्या तुम्हें अभी तक कोई पार्टी मिली। तो टाओ टाओ मुक्का कसकर कहती है अभी तक नहीं। मियाओ यू आगे आकर कहती है उन दूसरे लोगों को हमारे कम लेवल पसंद नहीं है और हमारे साथ टीम बनाना नहीं चाहते हैं। डुआन गाओ अपना सर खुजाकर कहता है वो ऐसी बात है कि हम रैंकिंग के लिए भाग नहीं लेना चाहते हैं, हमें बस एक्सपीरियंस करना है। तभी पीछे से आवाज आती है, कहती है तो फिर चलो हम लोग मिलकर टीम बना लेते हैं। तो ये सुनकर ये पीछे थोड़े स्माइल वाले एक्सप्रेशन में देखती है और बाकी सभी आश्चर्य वाले एक्सप्रेशन में देखते रहते हैं। और टाओ टाओ मन में कहती है इससे असल में हमारा टीम मेंबर्स ढूंढने का समय बच जाएगा। फिर थोड़ा सर झुकाकर मन में आगे कहती है मैंने सुना है कि उसने अकेले 39 लोगों को टायरेंट डेजर्ट डंजन क्लियर करवाया था। अगर हम सचमुच उसके साथ टीम बनाते हैं तो पहला नंबर पाना बिल्कुल लगभग तय ही है। इतना सोचते हुए वो कॉन्फिडेंट फेस के साथ खड़े लिन मोयू की ओर देखती है। ये जब टाओ टाओ के साथ होती है तो बिल्कुल एक छोटी बहन की तरह बर्ताव करती है। टाओ टाओ भी यी की चिनकी और नाजुकता से हाथ करती हुई कहती है ठीक है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो यी तुरंत खुश होकर कहती है वो क्या है, तुम हमें कह सकती हो सिस्टर टाओ। तो टाओ टाओ बिल्कुल नाजुक नेचुरल फेस में कहती है अगर हम पहले नंबर पर आते हैं तो एकेडमी हमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देगी, वही हमारे लिए सबसे अच्छा इनाम होगा। ये सुनकर पीछे मियाओ यू भी कहती है बिल्कुल सही, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही हमारे लिए काफी होंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लिन मोयू टाओ टाओ की ओर देखकर मन में कहता है अगर मैं इस बात को नहीं मानूंगा तो वे पक्का हमारे टीम के मेंबर्स नहीं बनेंगे। और फिर टाओ टाओ को कहता है ठीक है। तो टाओ टाओ भी ये सुनकर राहत की सांस छोड़ती है। फिर वे सभी जब टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर जाते हैं तो वे तीनों लाइन में लगकर नाम लिखवा रहे हैं। और तभी ये अभी की बात के लिए लिन मोयू को कहती है थैंक यू। तो लिन मोयू सामने उसकी ओर देखकर कहता है कोई बात नहीं। तभी वही पहले वाला
जो अपनी एकेडमी की टीम लेकर डंजन पैलेस में नया रिकॉर्ड बनाने आया था, वो आता है और कहता है मैं पक्का इस कंपटीशन के रिवॉर्ड जीतने वाला हूँ। तो उसके पास चल रहा उसका चमचा उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें काफी अच्छे टीम मेंबर्स मिल जाएंगे और फिर चैंपियनशिप का टाइटल तुम्हारा ही है। फिर उसके चमचे सभी को रास्ते से हटाते रहते हैं और चिल्लाकर कहते हैं चलो रास्ते से चले जाओ, रास्ता मत रोको। तो उसे आता हुआ देखकर कोई कहता है भाई लिशंग, तो कोई और कहता है वो बेली एकेडमी के हेडमास्टर का पोता है, उसे गुस्सा मत दिलाओ। तभी उसका ध्यान सामने खड़े बातें कर रहे लिन मोयू और यी पर जाता है, तो मन में कहता है यी, फिर आश्चर्य के साथ कहता है जो लड़का उसके पास मौजूद है वो, फिर गौर से देखकर कहता है लिन मोयू, ये कमीना क्यों है। फिर लिन मोयू और यी मुड़कर जाने लगते हैं, तो बाई लिसेंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है वहीं पर रुक जाओ। उसको सामने देखकर यी का मूड बिगड़ जाता है और खराब चेहरे के साथ मन में कहती है बाई लिसेंग, कमीना परेशान करने वाला कन खजूरा आ गया। बाई लिसेंग खराब चेहरे के साथ मुक्का कसकर पूछता है निंगी, तुम उस कमीने के साथ क्यों हो। और फिर जब ध्यान जाता है कि यी ने लिन मोयू के हाथ में हाथ डालकर पकड़ रखा है, तो उसका चेहरा और बिगड़ जाता है और गुस्से में काला पड़ने लगता है। तो यी खराब मूड में तने हुए चेहरे के साथ पूछती है उससे तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर बाई लिसेंग की गुस्से में नसें दिखाई देने लगती है और चिल्लाकर अपनी ओर उंगली पॉइंट करके कहता है मेरा मतलब, सीधी सी बात है, इसमें मेरा मतलब है, सभी जानते हैं कि तुम मेरी मंगेतर हो। तो ये सुनकर अब पहली बार यी का मूड अब तक का सबसे खराब मूड बाहर निकल कर आता है और उसकी ओर नीचे उंगली करके कहती है तेरा मुंह बंद कर, तू दिमाग का मरीज है क्या। तू शादी प्रस्ताव लेकर आया था और मैंने मना कर दिया था, फिर तू हर जगह जाकर सभी को कहता फिर रहा है कि मैं तेरे मंगेतर हूँ। अब तक हम दोनों के परिवार के बीच अच्छी दोस्ती के चलते मैंने तुझे इसके बारे में कुछ कहा नहीं। फिर दिमाग की ओर उंगली करके गुस्से में फूली हुई नसों के साथ चिल्ला कर कहती है तूने इतने सारे झूठ बोले हैं कि अब तू खुद उसे सच मानने लगा है। क्यों ना तू जाकर किसी अच्छे हीलर को ढूंढ ले और अपने दिमाग का अच्छे से इलाज करवा ले। यहाँ आकर तमाशा मत कर। अगर तो फिर से बकवास करने की जरूरत करेगा तो दादाजी से कह दूंगी कि तुझे ठिकाने लगा दे। यी को ऐसे गुस्सा करते देखकर पास खड़ा लिन मोयू भी उसकी ओर देखकर मन में कहता है ये पहली बार है जब मैंने यी को इतना गुस्से में देखा है। तभी यी भी अपने पास खड़े लिन मोयू की ओर देखती है और मन में कहती है मैं किस बात की चिंता कर रही हूँ, मोयू इसके जैसे इंसान के बारे में कोई परवाह नहीं करेगा। ये सुनकर अब बाई लिसेंग की नसें और फूल जाती है और दांत कसकर कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। कमीनी निंगी, ये यहीं पर खत्म नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। फिर लिन मोयू की ओर देखकर चिल्लाता है और कहता है और तू लिन मोयू, तूने बार बार मेरा रास्ता काटा है और अब यहाँ तक कि तू मेरी यी को भी मुझसे छीनना चाहता है। फिर पूरे तने हुए चेहरे के साथ पिछली बातें याद करके कहता है अभी तक पहले जो हुआ है मेरा उसका बदला भी बाकी है तुमसे। तो लिन मोयू उसकी ओर देखकर उतरे हुए एक्सप्रेशन में कहता है पागल जोकर। ये सुनकर अब बाई लिसेंग के गुस्से का भी हेल लेवल आ जाता है और गाली देकर कहता है कमीने, अब तो तू गया, आज या कल मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी एक टीम की तरह बाई लिसेंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। ये सबसे आगे अपने दो हेल डेगर के साथ खड़ी रहती है और कहती है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो बस कह दो। लिन मोयू भी हाथ में अपनी फायर जलाकर खराब एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखता है और मन में कहता है अगर मैं इस बंदे को मार नहीं देता तो ये पक्का फिर से यी को परेशान करेगा। तभी बाई लिसेंग के पीछे से एक आवाज आती है और पूछती है तुम किसे मारना चाहते हो। ये सुनकर बाई लिसेंग की डर के मारे जान गले में आकर अटक जाती है। पीछे कोई हवा में उड़ता हुआ पूरे डरावने रेड वातावरण में अपना प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी असर बाई लिसेंग के ऊपर साफ साफ दिखाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि अपने शेंशिया के नरसंहार करने वाले देवता गॉड बाय है। वे नीचे बाई लिसेंग की ओर देखकर पूछते हैं तुम उसे मारना चाहते हो। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये सवाल बिल्कुल नहीं करूंगा कि बाई लिसेंग लिन मोयू से लड़ेगा या नहीं, क्योंकि साफ साफ दिखाई देता है कि उसकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन आगे जो टूर्नामेंट आ रहा है उसमें क्या धमाल होने वाला है
वे शिकिगामी वाले बंदे लिन मोयू से टकराने आएंगे तो उनके इस बार कैसे हाल होने वाले हैं। और फिर ये तीसरा चैलेंज टाइप के कंपटीशन में ऐसा क्या है कि उसे इतना छुपा कर रखा है अब तक, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।